बारिश तेज हो रही थी। कच्चे आंगन की मिट्टी में पानी जमा हो गया था और छत के किनारे से टपकते कतरे मेरे नन्हे पैरों को भिगो रहे थे। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा था और अंदर से मम्मी की हिचकियों की आवाज़ सुन रहा था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि रोते वक्त मुझे आवाज़ न सुनाई दे, लेकिन बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपनी माँ का दुख महसूस कर ही लेता है। उस दिन पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ, मेरा बाप नहीं है। मम्मी ने मुझे गोद में उठाया, मेरे बालों को सहलाया और बोली, कार्तिक मेरे बेटे, भगवान ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथ है। वो हमारी आंखों में छुपे दर्द को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल की उम्र में मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और मेरी माँ की जिंदगी लगातार कुर्बानियों में ढल जाएगी। गांव में सब लोग जानते थे कि मेरा बाप एक मेहनती आदमी था, लेकिन मौत का लम्हा किसी के बस में नहीं। उनके मरने के बाद हम दोनों चाचा के रहमो करम पर आ गए। वो देश से बाहर रहते थे, भेजते तो थे कुछ पैसे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी विधवा भाभी और भतीजे के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। घर में राज चाची का था और उनकी नज़र में तो हम लोग सिर्फ बोझ थे। चाची की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती, तेरी माँ को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी और तुझे भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि इन शब्दों का मतलब तो समझ ही नहीं सकता था, लेकिन उनके लहजे की कड़वाहट मुझे चुभती थी। मेरे दिन का सबसे कीमती पल वो होता जब मम्मी अपने नरम हाथों से मेरा चेहरा थाम कर कहती, बेटा एक दिन आएगा जब भगवान हमें खुशियां देगा, लेकिन याद रखना खुशियां सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती हैं। उनकी बातों में अजीब सी ताकत होती थी। मैं जिद करता कि मुझे वो खिलौना चाहिए जो मेरी चाची के बेटे के पास है, लेकिन मम्मी की एक नज़र देखते ही चुप हो जाता। चाचा का बेटा अमित रंगीन गाड़ियों वाले खिलौने, बड़ी बड़ी गेंदें और खूबसूरत कपड़े रखता था। वो जब बरामदे में बैठकर खेलता तो मैं दूर खड़ा देखता रहता। दिल चाहता था एक पल के लिए वो खिलौने मेरे हाथ में आ जाएं, लेकिन होंठ सिल जाते थे। मैंने अपने अंदर की इच्छाओं को मारना सीख लिया था। एक दिन हम दोनों घर के कोने में बैठे थे। मेरी चाची कमरे में आई और माँ को झटक कर बोली, ये कपड़े क्यों नहीं धोए? तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। काश मेरा पति समझता कि कितना बोझ हमारे कंधे पर है। मम्मी ने सर झुकाकर बस इतना कहा, मैं अभी धो देती हूँ। मैं मम्मी के काम पर हाथ देख रहा था। उस दिन मेरा बचपन जैसे पल भर में बड़ा हो गया। गांव के बच्चे मेरे साथ खेलने से भी कतराते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते, ये देखो भिखारिन का बेटा आ गया। मैं खामोशी से उनके पास से गुजर जाता। दिल में तूफान उठता, लेकिन जुबान बंद रहती। मुझे एहसास था कि मेरी माँ ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी लोग हमें बड़ी ही गिरी हुई नज़र से देखते थे। रात को जब सब लोग सो जाते तो मैं जागता रहता। अंधेरे में सोचता कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मम्मी के शब्द याद आते, सब्र करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखता। मैंने अपने आंसू पोंछकर नींद के हवाले हो जाता। मेरी माँ के सहारे ने मुझे जीना सिखा दिया था। वो दिन भी मुझे याद है जब मम्मी ने मेरे फटे पुराने कपड़ों में कई जगहों पर पैबंद लगाए थे और मुस्कुराकर कहा, देखो अब ये नए जैसे लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, हालांकि दिल जानता था कि ये मुस्कुराहट बेकार है। मैं छोटा था, लेकिन वक्त ने मुझे बड़ा बना दिया। मैंने खेलना छोड़ दिया, जिद करना छोड़ दिया, सपना बुनना छोड़ दिया। बस मम्मी की बातों पर भरोसा करने लगा कि एक दिन खुशियां जरूर आएंगी। लेकिन उस दिन का इंतजार कितना लंबा और कितना कठिन होगा, ये सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही पता था। उस दिन बारिश के बाद गांव की गलियों में कीचड़ था। मैं सिकुड़ते सिकुड़ते गुजर रहा था कि सामने से कुछ लड़के आए। उनके हाथों में गेंद और पतंग थी। तभी उनमें से किसी एक ने जोर से कहा, ओहो, ये देखो भिखारी का बच्चा भी निकल आया। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, ये तो भिखारी का बेटा है, बस लोगों के कपड़े धोकर रोटी खाता है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजर झुका ली। वो सब मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर
ठहाका लगाने लगे। मेरी कमीज के हाथ पर मम्मी ने जगह जगह पर पैबंद लगाया था और मेरी चप्पल भी कई जगह से फटी हुई थी। एक लड़के ने जानबूझकर मेरी चप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे इसकी चप्पल तो देखो, बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। इतना कहते ही वो एक बार फिर से जोर से हंसे। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी माँ काम करती है। लेकिन इस बात पर तो जैसे वो लोग और जोर से हंसे। एक लड़के ने मेरा कंधा झकझोर कर कहा, झूठ बोलता है, तेरी माँ को तो सबने देखा है, वो कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, यही तो भिखारी है। मेरे कान लाल हो गए। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मैं वहां से निकलकर तेजी से गुजरने लगा। पीछे से फिर से आवाज आई, अरे रुको भिखारी साहब, तो नाराज हो गए। उन लड़कों की आवाज मेरे पीछे से आती रही और मेरे अंदर जलती हुई आग को और बढ़ाती रही। घर के अंदर आते ही मैं फिर से एक कोने में बैठ गया। मम्मी ने देखा तो परेशानी से पूछा, कार्तिक बेटा क्या हुआ है, तुम इतने चुप क्यों हो? मैंने नजरें चुरा ली और बस इतना कहा, कुछ नहीं मम्मी। लेकिन मेरी आंखें भीग गई थीं। मम्मी पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने कर्मों से जवाब देना है। लोग भले ही हमारे दिलों को तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमारे दिलों को जोड़ेगा। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। मैं घर के आंगन में बैठा अपनी पुरानी कमीज को देख रहा था। मम्मी ने पुराने कपड़ों को धोकर साफ किया और कहा, कार्तिक ये पहन लो, देखना बेटा ये भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने उस कमीज को पहना लेकिन दिल में कांटे चुभ रहे थे। बाहर निकला तो बच्चे सब नए कपड़ों में चमक रहे थे। एक ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये क्या, तू तो पुरानी कमीज में ही आ गया। दूसरा बोला, हाँ, इसके पास नए कपड़ों के पैसे कहाँ से आएंगे। सबने ठहाका लगाया। मैं चुपचाप खेल में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वो सब हट गए। एक लड़के ने गेंद हाथ में पकड़कर कहा, नहीं नहीं, इसे मत खिलाना, इसके कपड़ों से तो बदबू आती है। दूसरे ने तुरंत कहा, और अगर गेंद फट गई तो ये भिखारी कहाँ से लेकर देगा। ये सुनते ही मेरा दिल भर आया और मैं वापस घर की तरफ लौट आया। मम्मी ने दरवाजा खोल मेरी हालत देखी और बोली, क्या फिर किसी ने कुछ कहा है? मैं रुआसा होकर बोला, मम्मी सब लोग मुझे भिखारी कहते हैं ये भिखारी का बेटा है। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, बेटा लोग दिल दुखाएंगे, लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि हम कभी मांगने नहीं गए। जो भी खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, यही असली इज्जत है। कुछ दिन बाद मैं बाहर खेलने के लिए गया। बच्चे इकट्ठे हो गए। एक ने कहा, हमें पतंग उड़ानी है, लेकिन इसे साथ नहीं ले जाना, ये तो हमारी डोर भी काट देगा। दूसरे ने तंज किया, डोर कहाँ से खरीद कर लाएगा, इसकी माँ तो सिर्फ पैबंद ही लगा सकती है। सब लोग जोर से हंसने लगे। मैंने हिम्मत की और कहा, मैं भी पतंग उड़ा सकता हूँ। वो बोले, तू कैसे उड़ा लेगा, तेरे पास तो पतंग भी नहीं है। मैं खामोश हो गया और उनके शब्द मेरे अंदर घुसते रहे। उस शाम मम्मी ने मुझे ठंडा पानी दिया और कहा, कार्तिक लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि भगवान की नजर में हम क्या हैं। हम मेहनत करते हैं, किसी के हाथ आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग जो मर्जी कहें, हमें सब्र से जीना है। मैंने मम्मी की बातों को दिल में बसा लिया, लेकिन अंदर कहीं जख्म हो गए थे जो हर तंज पर और भी ज्यादा गहरे हो रहे थे। एक दिन मोहल्ले के नुक्कड़ पर सारे बच्चे इकट्ठे थे। उन्होंने खेल शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं पास गया, एक ने पत्थर उठाकर मेरे कदमों के पास फेंका और कहा, ये देखो, ये बच्चा तो गरीबों वाला खेल खेलेगा, इससे वही करवाओ जो इसके लायक है। मैं सोचने लगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। सिर्फ ये कि मेरे कपड़े पुराने हैं और चप्पल फटी हुई है। मैं पलटकर घर आया तो मम्मी चौकी पर कपड़े तह कर रही थी। उन्होंने मेरी हालत देखी लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके सब्र की गवाही दे रहे थे। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बस तसल्ली से उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसी दिन मैंने दिल में फैसला कर लिया कि एक दिन सबको दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा होना कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस वक्त के लिए माँ का आशीर्वाद और मेरे दिल की खामोश प्रार्थनाएं ही मेरा एकमात्र सहारा थी। गर्मी की एक दोपहर थी
आंगन में धूप तेज थी और मम्मी कपड़ों पर पैबंद लगा रही थी। अचानक मेरी चाची तेज लहजे में चिल्लाई, कार्तिक, मुफ्तखोर खड़ा क्या कर रहा है? दुकान से आटा और घी ले आ, वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी जा। मैं सर झुकाकर अंदर आया तो मम्मी ने कहा, बेटा रास्ते में सीधा जाना, किसी भी जगह रुकना नहीं। मैंने इस बात पर सिर हिलाया और धीरे धीरे बाहर निकल आया। गली में जाते हुए मैंने अपने पैबंद लगे कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। जेब में कुछ सिक्के थे जो मेरी चाची ने गुस्से से मेरे ऊपर फेंक दिए थे। दिल में बार बार डर उठ रहा था कि कहीं रास्ते में फिर से वही लड़के ना मिल जाएं, जिन्होंने पिछले दिनों मेरा मजाक बनाया था। बदकिस्मती से जैसे ही मैं नुक्कड़ पर पहुंचा, वो सब वहीं पर खड़े हुए थे। एक ने मुझे देखते ही आवाज दी, ओहो, ये तो भिखारी आ रहा है, देखो तो आज किसके पैसे चोरी किए हैं। दूसरे ने मेरी जेब पर नजर डाली और जोर से बोला, अरे ये तो सिक्के हैं, जरूर इसने किसी की जेब काटी होगी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया, ये मेरे नहीं हैं, मेरी चाची ने दिए हैं, मुझे दुकान से सामान लेना है। लेकिन उनकी हंसी नहीं रुकी। एक लड़के ने तेजी से आगे बढ़कर मेरी जेब से सिक्के निकाल लिए और सबको दिखाते हुए बोला, लो जी, ये देखो, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। बाकी लड़के ठहाका लगाने लगे। मैं चिल्लाकर बोला, ये मेरी चाची के हैं, वापस दो। उन्होंने मेरी बात का मजाक बनाया। अचानक एक ने पीछे से धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। धूल उड़ने लगी। उन्होंने मुझे घेर लिया और मारने लगे। एक ने लात मारी, दूसरे ने मुक्के बरसाए, साथ साथ आवाज आ रही थी, चोर है ये, सबके सामने साबित कर दो। मैं तड़पता रहा और बार बार दोहराता रहा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, भगवान की कसम, ये सिक्के मेरी चाची ने दिए हैं। धीरे धीरे लोग गली में जमा होने लगे। कुछ रुककर तमाशा देखना शुरू कर दिए। एक औरत ने तंज किया, अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है जिसकी माँ कपड़े धोती है, मुझे तो शुरू से ही शक था। दूसरी कहने लगी, चोर की पहचान यही है कि वह हमेशा इनकार करता है। किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। सब मेरी बेबसी के मंजर को देखकर बस सर हिला रहे थे। मैं चिल्लाकर बोला, मेरी बात मान लो, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मेरी चाची ने दिए हैं। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक लड़के ने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और कहा, चोर को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। उसी पल दुकान का मालिक वहां से गुजरा। उसने शोर सुना तो तुरंत आगे बढ़ा। उसने मेरे बाजू को पकड़कर लड़कों से अलग किया और जोर से चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा ग्राहक है, इसे क्यों मार रहे हो? इस पल सब लोग सहम गए, लेकिन उनमें से एक लड़के ने हिचकिचाकर कहा, ये चोरी करता है, हमने इसे पकड़ा है। मालिक ने सख्त निगाहों से सबको देखा और सख्त नजरों से कहा, झूठ मत बोलो, ये लड़का हमेशा मेरी दुकान पर आता है और ईमानदारी से सौदा लेकर जाता है। तुम सब शर्म करो, किसी बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाते हो। मैंने चैन की सांस ली, आंखों में आंसू आ गए। मालिक ने मुझे सहारा दिया और जेब से सिक्के निकालकर वापस दे दिए। उन्होंने कहा, जाओ बेटे, सामान ले लो और डरना नहीं, मैं हूं ना। उनकी आवाज में ऐसा भरोसा था जो शायद पहली बार मुझे मिला। सामान लेकर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी चाची दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे घूर कर कहा, इतनी देर क्यों लगा दी, कहीं और खेल रहा था ना? मैंने धड़कते दिल के साथ सब कुछ बताया कि रास्ते में बच्चों ने मुझे चोर कहा, मारा पीटा और मालिक ने मुझे बचाया। ये सुनकर मेरी चाची के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गईं। वो चिल्लाकर बोली, हाँ बिल्कुल, ये सब सच कह रहे होंगे, तेरा तो यही काम है, चोरियां करना। अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर तो क्या करेगा? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मम्मी किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, नहीं भाभी, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच कह रहा है। चाची ने मम्मी को घूरते हुए कहा, खामोश रह, तेरे बेटे ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। लोग कहते हैं तेरे बच्चे ने चोरी की है, अब मैं तुझे नहीं संभाल सकती। फिर उन्होंने सामान जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से अंदर चली गई। मम्मी ने मुझे अपने पास कर लिया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तू चोर नहीं है, भगवान गवाह है, लेकिन लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें बस सब्र करना होगा। मैं उनके आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मी, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन सबको दिखाऊंगा, तब जानेंगे कि मैं चोर नहीं हूँ, सच बोलने वाला हूँ। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया।
उनके आंसू मेरे गालों को भिगो रहे थे, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि झूठे इल्जाम का जहर कितना कड़वा होता है, और ये जहर मुझे बचपन में ही पीने को मिल गया था। लेकिन मेरे दिल में एक फैसला भी जाग उठा था कि एक दिन अपनी सच्चाई सबके सामने साबित करूंगा। रात को अंधेरे में कमरे में मैं चारपाई पर करवटें बदल रहा था। मम्मी मेरे पास थी, लेकिन वो भी जाग रही थी। उनकी धीमी सीमी सांसों की आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो भी सुकून में नहीं है। मैंने धीरे से कहा, मम्मी। वो चौंक कर बोली, क्या हुआ बेटा? मैं झिझकते हुए बोला, मम्मी मुझे पढ़ना है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और नमी दोनों झलक रही थी। कार्तिक, ये बात तुम्हारे दिल में कब से है बेटा? मैंने धीरे से कहा। जब भी मैं दूसरों के बच्चों को बस्ता लेकर जाते हुए स्कूल देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी उनकी तरह किताबें पढूं। मम्मी ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा इच्छा तो मेरी भी यही है, लेकिन हालात। मैंने तुरंत बात काटी। मम्मी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप मुझे बस स्कूल भेज दीजिए। अगले दिन मम्मी ने हिम्मत करके मेरी चाची से बात की। वो किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। मम्मी ने हल्की सी आवाज में कहा, भाभी एक बात करनी थी। चाची ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? मम्मी ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं चाहती हूँ कि कार्तिक स्कूल जाए, वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। मेरी चाची ने तुरंत सब्जी काटना रोककर तेज लहजे में बोली, क्या? ये स्कूल जाएगा? इसके स्कूल की फीस कौन देगा? तेरा पति तो कब का मर गया, मेरे पति की कमाई पर क्यों बोझ बढ़ा रही है? मम्मी ने आंखें झुकाकर कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि वो पढ़ ले, कुछ सीख जाए। चाची ने मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा, ये पढ़ाई के काबिल है? नहीं भाभी, ये काम करेगा, स्कूल जाने की जगह हुनर सीखेगा। पढ़ाई अमीरों के बच्चों के लिए है, तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। फिर उन्होंने झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जाओ, इसे घर से काम करवाओ या बाहर मजदूरी करवाओ। मम्मी के चेहरे पर दुख की लकीरें गहरी हो गईं। वो खामोशी से बैठ गईं। मैं आंगन में खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मी की हालत देखकर रुक गया। मैं धीरे से पूछने लगा, मम्मी चाची ने क्या कहा है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलने की कोशिश की, बेटा वो नहीं मानी, कहती है कि तुम स्कूल नहीं जा सकते। मेरी सांसें रुक सी गईं। मम्मी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक है, मैं क्यों नहीं जा सकता? मम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा, कार्तिक कभी कभी शौक दिल में दबे रह जाते हैं, लेकिन भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। मैंने उनके कंधे से लिपट कर रोते हुए कहा, मम्मी मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं जरूर पढ़ूंगा। इसी दौरान मेरी चाची बरामदे में आई और जोर से चिल्लाकर बोली, यही बात करनी है? पढ़ाई पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती है, इसको दुकान में काम पर लगा दो। इतनी उम्र हो गई है, अब पेट भरने में हाथ बटाए। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। लेकिन मैंने साफ आवाज में कहा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी चाची ठहाका लगाकर बोली, वाह भाई, भिखारिन का बेटा सपने देख रहा है, देखते हैं ये सपना कब पूरा होता है। वो अंदर चली गई और मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा उनकी बातों को दिल पर मत लगाना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वही कुछ करेंगे। रात गुजर गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे मेरी चाची कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के सपने को दफन नहीं होने दूंगा। सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं था कि मेरी चाची ने मुझे आवाज दी, कार्तिक तैयार हो जाओ, आज से तुम्हें दुकान पर काम करने जाना है। मैं चौंक गया। मम्मी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चाची ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और सख्त लहजे में बोली, अब ये स्कूल की जिद करेगा तो फिर रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? बस फैसला हो गया है। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में बेबसी थी। मैं जानता था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, और मैं अपनी चाची के साथ गली से निकल गया। कुछ ही फासले पर वो दुकान थी जहां मुझे काम करना था। दुकान का मालिक ठीक ठाक उम्र का आदमी था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये काम कर लेगा? मेरी चाची ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल करेगा, मुफ्त बैठने से तो बेहतर है। मालिक ने सर हिलाकर कहा, ठीक है देख लेते हैं। मेरी चाची पलटकर चली गई और मैं वहीं अकेला खड़ा रह गया।
पहले मुझे छोटे मोटे काम दिए गए, कभी फर्श साफ करना, कभी सामान उठाना, कभी ग्राहकों के लिए थैली भरना। दुकान पर हर वक्त हलचल रहती, ग्राहक आते जाते और सामान खरीद कर चले जाते। मैं दिन भर दौड़ता रहता और शाम तक थककर चूर हो जाता। एक दिन मेरे मालिक ने कहा, कार्तिक, ये चावल की बोरी गोदाम में रख दो। बोरी इतनी भारी थी कि मेरे पैर डगमगाने लगे। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया, लेकिन हाथ कांपने लगे। बोरी जमीन पर रखते ही मेरी सांस फूलने लगी। मालिक ने हंसते हुए कहा, हिम्मत रख, काम सीख जाएगा। मैं सर झुकाकर बस जी कहा। कभी कभी जब दुकान खाली होती तो मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता। सामने से स्कूल के बच्चे गुजरते, उनके कंधों पर बस्ता लटक रहा होता और वो आपस में किताबों के बारे में बातें कर रहे होते। मैं उन्हें देखकर एक ठंडी सांस लेता। दिल चाहता कि मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। एक दिन 2 बच्चे गुजरते हुए जा रहे थे। वो रुक गए। उनमें से एक ने कहा, देखो, ये वही है जो हमारे साथ खेलने की कोशिश करता था, अब दुकान पर नौकर बन गया है। दूसरे ने ठहाका लगाया, इसको स्कूल का क्या पता, ये तो थैले भरने के लिए पैदा हुआ है। उसके शब्द मेरे दिल को काट रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप झाड़ू उठा ली। शाम को जब मालिक दुकान बंद करता तो मैं थका हारा बैठ जाता। हाथों पर छाले पड़ने लगे थे। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया ताकि वो और परेशान ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता जैसे सपना दूर होता जा रहा है। एक दिन मालिक के बेटे ने दुकान पर आकर किताबें खोली। वो खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगा। मैं दूर से उसे देख रहा था। वो कुछ शब्द पढ़ रहा था और कलम से नोट्स बना रहा था। मैं पास होकर बस चुपचाप देखता रहा। दिल में चिंगारी फिर जल उठी। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा सपना है, ये मर नहीं सकता, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इसी दौरान मालिक ने मुझे आवाज दी, कार्तिक, यहाँ आओ, ये सौदा ग्राहक को दे दो। मैं चौंक कर अपने सपनों से बाहर निकला और तुरंत दौड़ गया, लेकिन पढ़ने की चाहत और बढ़ गई। दिन लंबे होते जा रहे थे, मेहनत बढ़ती जा रही थी, लेकिन पढ़ने की इच्छा खत्म होने की जगह और बढ़ती जा रही थी। मैं रात तक वापस आता। मम्मी मेरा चेहरा देखकर पूछती, बेटा तुम बहुत थक गए हो ना? मैं मुस्कुराकर कहता, नहीं मम्मी, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज कहती, मैं इस दुकान के काम तक सीमित नहीं रह सकता। हर सुबह जब दुकान खोलता और मैं जब सुबह सफाई करता तो वही नज़ारा दिखता, स्कूल के बच्चे, किताबें, बस्ते और मैं। लेकिन दिल कहता कि एक दिन ये सब कुछ मेरा भी होगा। दोपहर का वक्त था और ग्राहक कुछ कम थे। मैं सफाई पूरी करके थोड़ी देर चैन की सांस लेने के लिए दरवाजे के पास बैठना चाहता था। इतने में मालिक का बेटा अंदर आया। उसके हाथ में किताबों का ढेर और एक बस्ता था। वो बैठक के कोने में बैठ गया और किताबें खोलकर पढ़ने लगा। मैं झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें किताब पर जमी थीं और कलम कागज पर चल रही थी। वो कभी रुककर कुछ शब्द दोहराता और फिर अपने नोट्स बनाता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये नज़ारा मेरा दिल छू रहा है। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसके शब्द मुझे अजनबी लग रहे थे, लेकिन किताब के चेहरे मेरे दिल को अपनी तरफ खींच रहे थे। अगले दिन इसी तरह किताबें लेकर आया। इस बार मैंने ज्यादा करीब जाकर देखा। उसके हाथ में कहानियों की किताब थी। मैंने आंखों ही आंखों में हर एक शब्द को पहचानने की कोशिश की। जब वो पन्ने पलटता था तो मेरा दिल धड़क उठता। कुछ दिनों तक मैं यही करता रहा। जब भी मौका मिलता छुपकर किताब की तरफ देख लेता। कभी कभी दिल चाहता कि हर पन्ने को छू लूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। एक दिन वो किताब छोड़कर पानी पीने गया। मैंने मौका देखकर जल्दी से किताब अपने पास खींची और उसके शब्दों को ध्यान से देखने लगा। इतने में अचानक आवाज आई, कार्तिक। मैं चौंक गया। किताब हाथ से छूट गई। पीछे मुड़कर देखा तो दुकान का मालिक खड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, मालिक जी, माफ कर दीजिए, दोबारा से कभी भी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सोच रहा था कि अब डांट पड़ेगी या शायद नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मालिक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नजरें सख्त नहीं थीं, बल्कि जैसे मुझे परख रही हो। फिर वो धीरे से बोले, कार्तिक, तुम्हें पढ़ने का शौक है? मैंने कांपती आवाज में कहा, जी बहुत शौक है,
लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मालिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा शौक छुपाने की चीज़ नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई इच्छा है। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। वो कुर्सी पर बैठ गए और बोले, देखो दुकान का काम अलग है, लेकिन अगर तुम्हें पढ़ने का जुनून है तो फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बेयकीनी से पूछा, सच में? आप सच में ऐसा करेंगे? वो मुस्कुराए। हाँ, मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। वहां पर फीस कम लगती है और बाकी इंतजाम मैं खुद देख लूंगा। मेरी आंखों में रोशनी भर गई। ऐसा लगा जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक से चिराग जल उठे हों। मैं चिल्लाकर बोला, मालिक जी, आपने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने हंसकर कहा, यह एहसान नहीं है, ये तो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन याद रखना, साथ साथ दुकान का काम भी करना होगा। मेहनत दोनों तरफ से करनी होगी। मैंने जल्दी से कहा, जी मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस पढ़ने का मौका दे दीजिए। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। छत पर लेटे हुए मैंने सोचा कि किताबें, बस्ता, स्कूल, ये सब कुछ मेरे सपने नहीं, अब हकीकत बनने जा रहे थे। दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। सुबह की हवा ताजा थी, लेकिन मेरा दिल और भी तेज धड़क रहा था। ये पहला दिन था जब मैं स्कूल जा रहा था। मालिक ने मुझे पुराने कपड़ों के साथ एक बस्ता दिया जिसमें कुछ किताबें और एक कॉपी रखी हुई थी। मैंने बस्ता कंधे पर डाला और धीरे धीरे कदमों से गली से निकल गया। मोहल्ले वालों ने मुझे नहीं देखा, वरना सवाल शुरू हो जाते। स्कूल की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए कदम रुक गए। दूसरे बच्चे उठक बैठक लगाते हुए एक दूसरे के साथ खूब खेल रहे थे। मैं अंदर कदम रखा तो एक नई दुनिया सामने थी। मैंने धीमे धीमे चलते हुए क्लास देखी। लकड़ी की बेंच, चौक से भरे बोर्ड और किताबों की खुशबू। मेरे लिए ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। दिन के वक्त मैं स्कूल जाता और शाम को दुकान पर आकर हमेशा की तरह सारा काम करता, ग्राहकों को सामान देता और सफाई करता। ये जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन मेरे दिल में दृढ़ निश्चय बढ़ता ही जा रहा था। मेरी चाची को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो तो यही समझती थी कि मैं दिन भर दुकान पर रहता हूँ। मोहल्ले के लोग भी कुछ नहीं जानते थे। मैं खुद भी बहुत एहतियात बरतता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। बस्ता हमेशा दुकान के अंदर रख देता और घर सिर्फ खाली हाथ वापस आता। स्कूल में पढ़ाई मेरे लिए आसान नहीं थी। दूसरे बच्चे पहले ही बहुत कुछ जानते थे। मुझे बिल्कुल शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ा। कभी कभी शब्द ऐसे उलझ जाते, लेकिन टीचर के सब्र और मेरी लगन से धीरे धीरे मैं सब कुछ अच्छे से सीखने लगा। जब कभी कोई शब्द समझ में आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती। एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था तो सामने वही लड़के खड़े थे जो मुझे पहले परेशान करते थे। उन्होंने मेरा बस्ता देख लिया। एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, वाह, भिखारिन का बेटा भी बस्ता लेकर घूम रहा है, क्या करेगा पढ़कर। दूसरा बोला, ये तो बस दिखावा है, असलियत में तो ये दुकान पर नौकर है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बस्ता मजबूती से पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। दिल में सोचा कि एक दिन यही बस्ता मेरा सहारा बनेगा। घर पर मम्मी को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। मैंने सब कुछ राज रखा था, लेकिन एक शाम जब मैं किताबें खोलकर दुकान के कोने में पढ़ रहा था तो मालिक ने मुस्कुराकर कहा, कार्तिक, तुम्हारा पढ़ने का जुनून देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन तुम्हें घर पर भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। अपनी माँ को बता दो। मैंने घबराकर कहा, नहीं मालिक, अगर मेरी चाची को पता चल गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वो हंस दिए। चलो ठीक है, कम से कम अपनी माँ को तो खुशी दे दो। उसी रात मैंने हिम्मत की और मम्मी को बताया। मैंने बस्ता उनके सामने रखकर कहा, मम्मी ये देखो, मैं अब स्कूल जाता हूँ, मालिक ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। मम्मी के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो बार बार दोहराने लगी, मेरा बेटा स्कूल जाता है, सच में? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ मम्मी, दिन में स्कूल और शाम को दुकान। वो रोने लगी और मुझे सीने से लगाकर बोली, भगवान तुम्हारे नसीब को बेहतर करे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये भी दिन देखूंगी। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने उनसे वादा किया, मम्मी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो,
मैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन गुजरते गए, सुबह सवेरे स्कूल और फिर दोपहर दुकान। रात को जब सब सो जाते तो मैं दिए के तले पढ़ने के लिए बैठ जाता। कई बार मेरी नींद आंखों को दबाती, लेकिन मैं हिम्मत करके किताब खोले रहता। एक दिन टीचर ने मुझे क्लास के सामने खड़ा करके कहा, कार्तिक, ये कविता पढ़कर सुनाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पढ़ना शुरू किया। शब्द मुश्किल थे, लेकिन मैंने पूरी कविता पढ़ी। क्लास में बच्चों ने तालियां बजाईं। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। ये पहला मौका था जब किसी ने मेरी तारीफ की थी। दुकान पर काम का बोझ कम नहीं था। कई बार बोरी उठाते हुए हाथ जख्मी हो जाते, ग्राहक डांट डपट भी देते, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कहता, ये सब बर्दाश्त करना होगा, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मोहल्ले के कुछ लोग कभी कभी मालिक से पूछते थे, ये लड़का रोज कहाँ जाता है? मालिक बस हंसकर बात बदल देते। मैं पूरी कोशिश करता कि ये बात मेरी चाची तक खबर ना पहुंचे। उनका गुस्सा सब पर भारी था। माँ मुझे किताबों में डूबा देखती तो चुपके से आशीर्वाद देती। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे वो समझ गई हो कि अब मेरा रास्ता बदलने वाला है। मैं जानता था कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन सपनों की पहली किरण मेरे पास थी। वो किरण जो मेरे अंधेरों को काटकर आगे बढ़ाने की हिम्मत दे रही थी। दिन रात मेरी मेहनत रंग लाने लगी। शुरू में मुझे मुश्किल आई, लेकिन धीरे धीरे सवाल, शब्द, वाक्य सब समझ आने लगे। टीचर अक्सर कहते, कार्तिक, तुम्हारी लगन दूसरों से ज्यादा है। ये बात मेरे लिए इनाम से कम नहीं थी। कुछ महीनों बाद स्कूल में एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम भी था। मैंने क्लास में अच्छी पोजीशन ली थी। टीचर ने मेरा नाम सबके सामने लिया और कहा, ये है वो बच्चा जिसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। बच्चों ने तालियां बजाईं। दिल चाहा कि ये खबर मम्मी को सुनाऊं। घर पहुंचकर मैं जल्दी से बोला, मम्मी, मैं पास हो गया और सबसे आगे रहा। मम्मी ने भगवान का शुक्रिया किया और आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, यही तो मेरा फकर है। भगवान तुम्हारे भविष्य को बेहतर करे। उधर मेरी चाची का बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पास यूनिफॉर्म से लेकर बेहतरीन सारी सुविधाएं थीं। जब वो सुबह कार में बैठकर स्कूल जाता तो पूरा मोहल्ला देखता। लोग कहते, क्या किस्मत है, अफसर बनेगा ये बच्चा। मैं एक तरफ खड़ा सुनता रहता। एक दिन मेरी चाची ने सबके सामने गर्व से कहा, मेरा बेटा शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बहुत बड़ा अफसर बनेगा। फिर मेरी तरफ देखकर तंजिया बोली, ये तो बैठकर दुकान पर सामान तोलेगा, पढ़ने से क्या होगा, इसका नसीब। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन मैं खामोश रहा। इसके बावजूद मेरी मेहनत कम नहीं हुई। अगले साल मैंने एग्जाम में कामयाबी हासिल की। स्कूल के टीचर मेरी तारीफ करते, मालिक भी अक्सर कहते, कार्तिक, मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, बस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी चाची का बेटा जब यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में घर पर आता तो घर में शोर हो जाता। उसके दोस्त आते, पार्टियां होती, खूब हंसी मजाक होता। तब सब उनकी तारीफें होती। मेरी चाची मेहमानों को बताती कि मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कल को एक बहुत बड़े पद पर बैठा होगा। फिर मेरी तरफ इशारा करके कहती, ये देखो, अभी तक दुकान पर ही बैठता है। मम्मी सब कुछ सुनती लेकिन चुप रहती। जब मैं उनके पास जाता तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहती, कार्तिक, सब्र रखो, मेहनत करने वालों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। स्कूल में मेरी कामयाबी बढ़ती गई। एक बार जिले के लेवल पर कंपटीशन हुआ। मैंने उसमें हिस्सा लिया और इनाम हासिल किया। टीचर ने सबके सामने मुझे शाबाशी दी। उसी पल मुझे लगा कि जैसे मेरे सपने धीरे धीरे हकीकत के करीब जा रहे हैं। घर आकर मैंने मम्मी को इनाम दिखाया। उनकी आंखों में खुशी छलक आई। वो कहने लगी, बेटा, यही दिन देखना चाहती हूँ। एक दिन मोहल्ले में महफिल लगी थी। लोग जमा थे और पढ़ाई लिखाई पर बात हो रही थी। एक आदमी बोला, पढ़ाई इंसान को ऊंचे पद पर पहुंचाती है। मेरी चाची बड़े ही फक्र से बोली, हाँ जी, देख लो, मेरा बेटा तो शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फिर वो ताना मारते हुए बोली, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बस सपने देखते हैं। सबकी नजर मेरी तरफ उठी। मैंने दिल ही दिल में कहा, वक्त एक दिन सबको दिखा देगा कि सपने हकीकत कैसे बनते हैं। दुकान पर भी मेरा व्यवहार बदल गया। मैं सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि खाली वक्त में किताब खोल लेता। मालिक के बेटे ने भी कहा, कार्तिक, तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो, शायद तुम हम सबसे आगे निकल जाओगे। ये सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ी।
वक्त गुजरता गया, अमित की पढ़ाई बढ़ती गई और मेरी भी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं और मेरे पास सिर्फ मेहनत। लेकिन दिल कहता था कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। मम्मी अक्सर रात को मेरे पास बैठकर कहती, बेटा तुम थक गए हो ना? मैं मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं मम्मी, पढ़ने में थकान नहीं होती। इस सफर में मुश्किलें थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैं जानता था कि अगर मैं सही से चलता रहा तो एक दिन सब बदल जाएगा। गर्मियों की एक शाम थी जब मेरी चाची खुशी से चहक रही थी। उनके चेहरे पर गुरूर दिख रहा था। पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि उनका बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। गलियों में चर्चे होने लगे। औरतें एक दूसरे को बधाई दे रही थीं। बधाई हो, आपका बेटा तो अब अफसर है। सब तारीफ करते। लोग कहते, क्या किस्मत है, ये तो खानदान का गर्व है। घर के आंगन में मेरी चाची ने एक पार्टी का आयोजन किया। कुर्सियां लगी, रंग बिरंगी लाइट लगाई गईं। लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। मेरी चाची हर एक को रोककर अपने बेटे की खूब तारीफें सुनाती। हाँ, मेरा बेटा पुलिस में अफसर है, देख लेना, आगे जाकर और ऊंचे पद पर बैठेगा। उनके चेहरे पर गुरूर ऐसा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हें ही मिल गई हो। आज उनका बेटा आने वाला नहीं था, लेकिन पार्टी का माहौल ऐसा था जैसे किसी की बारात हो। मैं कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी चाची की बातों में गुरूर और जहर दोनों थे। वो मेहमानों से कहती, ये जो अफसर बना है ना, ये मेरी नीयत का नतीजा है। मैंने हमेशा से उसे अच्छी पढ़ाई करवाई। फिर मेरी तरफ देखकर तंज कसती और कहती, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहे कुछ भी कर लें, उनके नसीब में कुछ नहीं होता। मेहमान सर हिलाकर मुस्कुरा देते और मैं खामोशी से नजर झुका लेता। गांव में जगह जगह इस पार्टी की बातें हो रही थी। लोग ढोल बजाकर खुशियां मना रहे थे। मैं स्कूल से वापस आ रहा था जब देखा कि गली में बच्चों ने कागज की झंडियां लगा रखी थी। एक बच्चा खुशी से बोला, हमारे मोहल्ले का बेटा पुलिस अफसर है। सब ताली बजा रहे थे और मैं बस खामोशी से गुजर रहा था। दिल में एक आवाज उठ रही थी, एक दिन लोग मेरे बारे में भी इसी तरह से बातें करेंगे। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं मम्मी के पास बैठा। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा आज फिर सारा दिन सबके सामने नौकरानी की तरह काम किया, मेरा दिल दुखता है। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, मम्मी बर्दाश्त कर लीजिए, अभी वक्त हमारा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब कुछ बदलेगा। मेरी चाची का गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। गांव में बातें फैल गईं। लोग मम्मी से कहते, तुम खुशकिस्मत हो, ऐसे घर में रहती हो जहां अफसर हैं। मम्मी मुस्कुराकर कुछ भी ना कहती। मैं उनकी आंखों में वो दर्द देखता जो कोई और नहीं देख सकता था। मैंने फैसला किया कि खामोशी अब मेरा हथियार है। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेहनत करते रहना है। सपने बड़े थे और मैंने उन्हें दिल में मजबूती से पकड़ लिया था। सुबह उसी आंगन में हलचल थी। मेरी चाची ने घर वालों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि मेरे बेटे की कामयाबी पर एक और बड़ी दावत होगी और इस बार तो पूरे खानदान को बुलाया जाएगा। सबको पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया है। उनकी आवाज में फख्र के साथ साथ हुक्म भी छुपा हुआ था। चाची ने एक लिस्ट निकाली और मेरा नाम लेकर कहा, कार्तिक, ये सारे इनविटेशन कार्ड हैं, ये सब लेकर जाओ और एक एक के घर देकर आओ और सबसे कहना कि हमारी दावत में जरूर आना है। मैंने वो सब कुछ पकड़ा और गली की तरफ निकल गया। रास्ते में लोग अभी भी मेरी चाची के बेटे की कामयाबी की बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर दस्तक देता और इनविटेशन कार्ड पकड़ा देता तो सब लोग खुश हो जाते। एक बुजुर्ग ने इनविटेशन कार्ड पढ़ते हुए कहा, वाह, कमाल हो गया, अफसर बन गया, हम जरूर आएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती, उन लोगों का व्यवहार बदल जाता। कोई खामोशी से अंदर चला जाता तो कोई बात खत्म कर देता। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ जिसकी कोई भी हैसियत नहीं। इनविटेशन कार्ड बांटते हुए मैं बार बार सोच रहा था कि ये सब बहुत ही शान से हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा और मम्मी का जिक्र कहीं भी नहीं है। हर एक को इस खुशी में शामिल किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों के लिए बस मेहनत और सेवा है। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा कि आंगन में कुर्सियां लगी थीं, बड़े बड़े खाने के बर्तन रखे हुए थे, हलवाई बुलाए गए थे, हर तरफ चहल पहल थी। मेरी चाची बार बार आकर हिदायतें देती, ये कुर्सियां सीधी लगाओ, बर्तन साफ करो। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते ही रह जाएं और तारीफ करें।
मेरी मम्मी हमेशा की तरह झाड़ू, बर्तन और इधर-उधर के कामों में लगी थीं। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, "मम्मी, आप आराम करिए, मैं सब्जी काट देता हूँ।" उन्होंने प्यार से कहा, "नहीं बेटा, लोग देखेंगे तो और बातें बनाएंगे। तुम बस खामोशी से अपना काम करो।" मैं घर से बाहर चला गया। घर के आंगन को फूलों और झंडियों से सजाया गया। कुर्सियां कतार से लगा दी गईं। मेहमान एक-एक करके आने लगे। सबके चेहरों पर खुशी थी। मेरी चाची बार-बार अपने कपड़ों को संभालती और मेहमानों को बताती, "आज मेरे बेटे का स्वागत हो रहा है। इसकी शान में ही ये सारा इंतजाम किया गया है।" मोहल्ले के लोग भी खुशी के साथ इंतजार में बैठ गए। गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बड़ी सी कतार में बैठे थे। कुछ नौजवान हाथों में हार लिए बार-बार दरवाजे पर देख रहे थे। हर एक को उस पल का शिद्दत से इंतजार था जब वो पुलिस अफसर इस घर में दाखिल होगा। शोर बढ़ता जा रहा था। कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। कह रही थी कि गाड़ियों का काफिला आएगा, जैसे बड़े-बड़े अफसर आते हैं। दूसरी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा।" आखिरकार मेरी चाची का छोटा बेटा बार-बार दरवाजे की तरफ नजर डाल रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट थी। वो मेहमानों को देखकर कह रहा था, "बस थोड़ी देर और, फिर आप सब मेरे भाई का स्वागत देखेंगे।" इसी पल दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सब लोग एक साथ उठकर खड़े हुए। शोर मच गया, "आ गया, अफसर आ गया।" धीरे धीरे गाड़ियां घर के दरवाजे के सामने आकर रुकीं। उनके पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें वर्दी वाले गार्ड बैठे थे। गार्ड गाड़ी से बाहर निकले और एक कतार में खड़े हो गए। माहौल में गंभीरता और जोश दोनों बढ़ गया। हर कोई सोच रहा था कि अब मेरी चाची का बेटा ही गाड़ी से बाहर निकलेगा। औरतें आगे बढ़ने लगीं ताकि पहली झलक देख सकें। बच्चे भी शोर मचाते हुए सामने आ गए। गाड़ी का दरवाजा खुला, सबने सांस रोक ली। अगले पल मैं बाहर निकला। मैंने सफेद रंग की कमीज पर काले रंग का कोट पहन रखा था और गले में सरकारी आइडेंटिटी कार्ड लटक रहा था। मेरे कदम जैसे ही जमीन पर पड़े, पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सब लोग घर से मुझे देखने लगे। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कानों में बातें होने लगी, "ये तो कार्तिक है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वही लड़का है जिसे हमने हमेशा दुकान पर देखा था।" दूसरी औरत ने कराह कर कहा, "हे भगवान, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है।" मेरी चाची का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वो बार बार अपने बेटों की तरफ देख रही थीं, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि ये सब कैसे हुआ। उनके मेहमान भी हक्का बक्का खड़े थे। जिनके होठों पर बधाई के शब्द थे, वे खामोश हो गए। मैंने आगे बढ़कर गांव के बुजुर्गों को नमस्ते किया। सबने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज दबी दबी थी। मैंने कहा, "आज का खास मेहमान मैं हूँ।" ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा पसर गया। मेरी चाची थोड़ी आगे बढ़कर बोली, "ये कैसे मुमकिन है? तुम तो स्कूल भी नहीं गए थे?" उनकी आवाज में कपकपी थी। मैंने नरमी मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, "हाँ, मैं स्कूल गया था, लेकिन आपको खबर नहीं हुई। परचून की दुकान पर काम करने के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। भगवान ने मुझे मेहनत का फल दिया और आज मुझे ये पोस्ट मिल गई।" मेहमानों में बातें बढ़ गईं। एक ने कहा, "वाकई कमाल हो गया।" दूसरा बोला, "हमने इसे हमेशा कमतर समझा और आज ये हम सबसे आगे निकल गया।" मम्मी पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। वो आसमान की तरफ देख रही थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और साथ ही अपने दुकान के मालिक को भी बुलाकर उनके हाथ पकड़कर कहा कि ये सब इन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। महफिल का रंग बदल गया। जिस जगह गुरूर और दिखावा था, वहां अब हैरत और खामोशी थी। सबके चेहरों पर सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही था, मेहनत और सब्र। आंगन में अभी भी खामोशी पसरी थी। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें सबके सामने लाकर कुर्सी पर बिठाया। वो पल ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। फिर मैंने अपने मालिक को भी अपने पास बिठाकर बोला, "मैं आज जो कुछ भी हूँ, इसका पूरा श्रेय मेरे मालिक और माँ को जाता है। मेरी माँ वो औरत है जिसने हर दुख बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे हिम्मत दी, और मालिक वो इंसान है जिन्होंने मुझे भी इंसान समझा, जिन्होंने एक छोटे से बच्चे के दिल में दबी हुई ख्वाहिशों को उड़ान दी।" सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी झलक रही थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर बोले,
बेटा, हमने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दो। मैंने उनसे कहा, मैं तो दिल से सबको माफ कर चुका हूँ। मेरा मकसद बदला लेना नहीं है, बल्कि सबको ये बताना है कि सब्र और मेहनत के साथ सब कुछ मुमकिन है। एक एक करके सब लोग मेरे पास आ गए। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने सर झुकाया। औरतें एक एक करके मम्मी के पास गईं और बोली, हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, भगवान सब देखता है, उसी ने मेरे सब्र का फल दिया है। उसी पल अमित घर के अंदर आया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो तो साधारण कपड़ों में था। मेरी चाची तुरंत दौड़ कर गई और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। ये तूने क्या किया? तू तो अफसर बनने वाला था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत संगत में पड़ गया था। मैंने तो आपसे झूठ बोला और ये सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आप खुश हो जाओ। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मुझे माफ कर देना भाई, मैं हमेशा तुम्हें बेकार समझता रहा और तुम्हें अपने जूते की नोक पर रखा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। तुम चाहो तो मुझसे बदला भी ले सकते हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं इतना छोटा नहीं कि तुम्हें भी वैसे ही नीचा दिखाऊं। भगवान ने मुझे जो इज्जत दी है, बस उसी में मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी अपनी मेहनत जारी रखो। ये कहकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अमित की आंखों में हैरानी थी कि मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा। मेरी चाची सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो धीरे धीरे आगे आई और मम्मी के पैरों में बैठ गई। बहन, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे बेटे को ताने दिए, लेकिन आज मेरा गुरूर टूट गया, मुझे माफ कर दो। मम्मी ने उन्हें उठाया और कहा, माफी भी भगवान से मांगो। महफिल का माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले सिर्फ मेरी चाची की तारीफें कर रहे थे, अब मेरी माँ की कुर्बानियों की बातें कर रहे थे। एक औरत बोली, ये है असली कामयाबी, जो बेटे को मेहनत और दुआ से ये मुकाम मिला है। दूसरी कहने लगी, वाकई में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है और सच में तुम्हारे मालिक ने जो काम किया है वो इंसानियत में बेमिसाल है। मैंने सबके सामने कहा, इंसान कभी छोटा नहीं होता और ना ही गरीबी उसे नीचा करती है। असली बात यह है कि वो अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अगर अमीर लोग गरीबों का साथ दें तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं होगा, जैसे कि मेरे मालिक ने मेरा साथ दिया। मम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आज मेरा दिल सुकून में है। जो सपने देखने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती थी, आखिर वो सपना पूरा हो गया। मैंने उनके पैर छूकर कहा, मम्मी, ये सब आपके और मालिक की वजह से ही है। लोग बार बार आकर मेरे पास माफी मांगते रहे। मैंने सबसे कहा कि अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ो, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जब मेहमान जाने लगे तो मम्मी मेरे पास आकर बोली, बेटा, देख लिया, भगवान ने आज कैसे हमारे सब्र का फल दिया है। हमेशा याद रखना, गुरूर मत करना, भगवान ही सब कुछ करता है। मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ मम्मी, ये सबक मैंने आपसे सीखा है। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा कि अब मैं आपके जीवन को खुशियों से भर दूंगा। जो कुछ आपसे छीना गया वो सब लौटा दूंगा। मैंने मालिक से भी कहा कि जीवन में आपको कभी भी मेरी कोई भी जरूरत हो, एक बार भी मत हिचकिचाइएगा। जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है, मैं मरते दम तक आपका एहसान मंद रहूंगा। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। इसमें कोई हार नहीं बल्कि जीत थी। ईमानदारी, सब्र, मेहनत, इन सब की यही असली ताकत है। इसीलिए हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़कर भगवान है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।